नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपनी इस कहानी को जारी रखेंगे हम, जिसका शीर्षक है लंदन की एक रात। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत खराब है ना, उसने हंसते हुए कहा, और पहली बार मुझे लगा जैसे उसकी आंखें सोती जागती गुड़िया सी हैं, जो सिर के पीछे होते ही मूंद जाएंगी और सीधा होते ही खुल जाएंगी। नाचोगे? मैं भी विधर, विली ने कहा। वे दोनों घूम रहे थे, बहुत ही हल्के स्टेप्स के संग। जब जिसका चेहरा मेरे पास आता वह मेरे कानों में कह देता, इसके हमजौली वहां बैठे हैं, मर जाएंगे मुझे इसके संग देखकर। विली ने कहा। तुम नाचोगे नहीं? मे बी विद मी, लड़की ने कहा। वह इटालियन मना करता था। मैंने विली से कहा। मरने दो उसे, विली ने कहा। ऑर्केस्ट्रा की उस घिसी पिटी धुन में जाने किसकी मोज़ार्ट में लिटिल नाइट म्यूजिक सी हल्की सी आउट ऊपर तीर आती थी, महज आधे मिनट के लिए। और तब मुझे लगता था जैसे किसी ने मेरी सांस को धागों की तरह उंगली में लपेटकर खींच लिया हो। जिन पियोगे? पैसे ये देंगी, विली ने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। मे बी विद मी, लड़की ने वैसे ही उदासीन स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, नाचते हुए जोड़ों की भीड़ में उन्हें मुझसे बहुत दूर घसीट ले गई। वे अचानक आंखों से ओझल हो गए। मेरा सिर अब भी घूम रहा था, किंतु यह चकराहट वैसी नहीं थी जैसी टॉयलेट जाने से पहले। अब इस चकराहट में एक विचित्र सा हल्कापन था, जैसे धुंध की जगह वहां सिर्फ छितरे हैं, बरसे हुए बादल हों और असीम खुलापन हो। भीड़ के भीतर रास्ता टटोलना सुगम नहीं था। बेसमेंट की सीढ़ियों के पास आकर मैं रुक गया। एक अदम्य इच्छा हुई वहीं सीढ़ियों पर लेट जाने की, सो जाने की। हेलो! मेरे हाथ को किसी ने जकड़ लिया था। पीछे मुड़कर देखा, पब का मालिक इटालियन खड़ा था। शायद वह दूर से भागकर मेरे पास आया था। हाथों पर कमीज की मुड़ी हुई बाहें लटक आई थीं। वह हाफ रहा था, जैसे आसपास की हवा उसके सांस लेने के लिए बिल्कुल नाकाफी हो। सुनो, वह तुम्हारा दोस्त है। मैंने कंधे सिकोड़ लिए। क्या तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते? मेरा मतलब इस जगह से। हमारे चारों नाचते हुए वो लोगों का दायरा कभी बहुत तंग हो जाता, कभी एकदम फैल जाता। बैंड के आगे कोई व्यक्ति लाउडस्पीकर को दोनों हाथों से पकड़कर गाने लगा था। हम दोनों के बीच हमारी निगाहों के अलावा कोई और नहीं था। तुम क्यों नहीं कह देते? मैंने कहा। मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता, वह मेरी बात कभी नहीं मानेगा। लेकिन क्यों? वह यहाँ क्यों नहीं रह सकता? यह जगह उसके लिए ठीक नहीं है। एक अवश्य का कतारता उसके स्वर में उभर आई। मैं उससे पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ। मैंने मन में फिर इच्छा जताई, वहीं सीढ़ियों पर लेट जाने की। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी मुलाकात कुछ घंटे पहले हुई थी। आप विश्वास नहीं करते। एक क्षण के लिए मुझे उसके दयनीय चेहरे से घृणा हुई, जैसे मैंने किसी गिलगिली सी चीज को छू लिया हो। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं, यह भी नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है। मैंने कुछ इस तरह कहा, जैसे जिंदगी का पूरा नाम जानना बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एकाएक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वह बिल्कुल मेरे पास सरक आया। तुम यहीं रहोगे? हाँ, मैंने सिर हिलाया। जब तक तुम बाहर ना फेंक दो। उसकी पकड़ ढीली हो गई, किंतु उसकी आंखें अब भी मुझे टटोल रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे बराबर यह लगता कि अब भी उसने मुझे पीछे से पकड़ रखा है। हे ईश्वर, मैं एक सिगरेट पी सकता लगता है। मैंने एक मुद्दतों से सिगरेट नहीं पी। जब मैं धक्के खाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को धक्के देता हुआ अपनी मेज के पास पहुंचा, तो जॉर्ज सबके प्रति तटस्थ होकर सो रहा था। उसका सिर मेज के किनारे पर टिका था। उसकी देह कुर्सी पर सिकुड़ गई थी। अंधमुंधी आंखों के बीच सफेद पुतलियां मैली रूली हुई फाहों में उभर आई थी। पहले मुझे भ्रम हुआ कि वह मुझे देख रहा है, जो सच नहीं था।
उसके होठों के कोरों पर थूक बह आया था, चाक की महीन रेखा सा, सूखा और सफेद, जो मैंने रुमाल से सबकी आंखें बचाकर पोंछ दिया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि वह उम्र में बहुत छोटा है, हास्यास्पद रूप से छोटा और अनजान। मेरा ग्लास खाली था। मैंने थोड़ी सी लगाकर उसके ग्लास से अपने ग्लास में उड़ेल ली। एक क्षण के लिए लगा जैसे वह अंधमुंधी आंखों से मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा है और उसमें हल्का सा व्यंग्य छिपा है, शायद बन रहा है। मैंने सोचा सो नहीं रहा और मुझे देख रहा है, लेकिन शायद यह भी मेरा भ्रम हो। मैंने सोचा और पीने लगा। फिर मुझे अकेला सा लगा। सोचा अपने मित्र को टेलीफोन कर दूं। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड अब तक चली गई हो और मैं उसके कमरे में सो सकता हूँ, लेकिन वह यदि वह हुई तो उसे बुरा लगेगा। इसे उठा दूं? यह कब तक ऐसे सोता रहेगा? मैंने सोचा। इतनी उम्र में घर से भाग आया और अब सो रहा है। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद हो आई। यूरोप आने से पहले वो घर में आखिरी रात थी। मैं बार बार उठती थी और पानी पीने के बहाने मुझे देखती थी। अपने घर की छत पर मेरी आखिरी रात थी। वह जुलाई की रात थी और मुझे दूसरे दिन चले जाना था और बाबू मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। सोचा था मैं सो रहा हूँ, मैं सब कुछ देख सकता था। वैसे भी हमारे शहर में जुलाई की रातें बहुत उजली होती थी। आंखें मूंद भी लूं तो सब कुछ दिखता था। फिर सहसा इच्छा हुई कि मैं बाहर चला जाऊं। यह बहुत आसान था। पहले मैं अपनी कुर्सी पर उठ खड़ा होऊंगा, फिर दरवाज़ा खोलूंगा और बाहर चला जाऊंगा। जस्ट टू कम आउट। यह बड़ी बात है, मैंने सोचा। उसके मुंह पर थूक फिर बह आया था, होठों से बहता हुआ ठुड्डी तक, जहाँ नीले कांटों से बाल उगाए थे। मैं रुमाल से फिर उसका मुंह पोंछ देता हूँ। आवाज़ें, एक बदहवास सी चीख। बेसमेंट की दीवार पर छायाएं डोलती जाती हैं। एक भयंकर दुःस्वप्न सी। कुर्सियों को खींचने की आवाज़, अटपटी सी हंसी, लेकिन है कुछ नहीं। मैं उठता नहीं। ग्लास में अब भी लगाकर बची है और मैं उठ नहीं सकता। और तब अचानक उस क्षण मुझे अपने एक अजीब सी शांति महसूस होती है, घनी चिलचिलाती गर्म रेत के अंतहीन फैलाव सी, और मैं उसे पकड़ लेता हूँ। जस्ट टू कम आउट, जस्ट टू। मैं पूरी सख्ती से जॉर्ज को झिझोड़ने लगता हूँ। वह एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठता है और विमूढ़ भाव से मुझे देखने लगा, कुछ कुछ उसे ट्रेंड जानवर की तरह, जो ऐन मौके पर अपना पाठ भूलकर आसपास खड़े तमाशबीनों को देखने लगता है। फिर सहसा उसकी आंखें अजीब सी आतंकग्रस्त हो गई। बात क्या है? चलो, यहाँ से चलना होगा। लेकिन क्या अभी? वह कुछ भी नहीं जानता। मैं जल्दी में निश्चय नहीं कर पा रहा था कि क्या उसे कुछ भी बताना उचित होगा। क्या मैं सो गया था? उसने पूछा। न जाने मेरे चेहरे पर क्या था कि एकाएक संकित सा हो उठा। यह शोर कैसा है? उसका चेहरा बिल्कुल वैसा हो गया जब हम सोडा फैक्ट्री के बाहर अंधेरे में खड़े थे। वह घड़ी कितनी दूर लगती है और कितनी अप्रासंगिक। हमें चलना होगा बाहर। बाहर लंदन की रात है, हमारी प्रतीक्षा करती हुई, हमें निगल जाने के लिए आतुर। विली कहाँ है? हम उसके बिना नहीं जा सकते। वह आ नहीं सकता। पब का दरवाज़ा खुलता है। कुछ लोग हड़बड़ा कर भीतर घुसते हैं। दे आर देयर, द डैम्ड। एक बहुत ही भद्दी गाली और आवाज़ें, मक्खियों की भिनभिनाहट की मानिंद अर्थहीन। मैं उसका हाथ पकड़कर घसीटता हूँ। मैं जाऊँगा नहीं। तुम पागल तो नहीं हो? वे कहाँ हैं? वे। मैं गुस्से से उठा देता हूँ। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। बताओ, वे कौन? मैं उसके कंधे हिलाता हूँ और वह। बोलो, वे कौन? यू आर ड्रंक, उसने कहा और एक झटके से अपने को छुड़ा लिया। शायद यह सच है, मैंने सोचा। शायद मैंने बहुत पी ली है। इस ख्याल से मुझे बहुत सांत्वना मिली है। तुम यहीं रहोगे? मैं कहीं भी रहूं, उसने कहा। सुनो, मैं बीच की कुर्सी हटाने की चेष्टा करता हूँ। यू आर ड्रंक। वह पीछे हट गया।
मैं जाने लगा, वह भी, लेकिन मुझसे मुझसे अलग। लगा जैसा यह कोई खेल है जिसमें दो व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं और वे समझते हैं कि वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन दरअसल वे एक दूसरे के निकट सरकते आते हैं। दरवाजे की तरफ पहले मेजें आती हैं, अधजली सिगरेटों की टोटे, खाली ग्लास और बोतलें, कुर्सियों पर रखे शाम के अखबार, फर्श के एक कोने में गिरी हुई लिपस्टिक की डिब्बी जिसे हड़बड़ाहट में कोई स्त्री उठाना भूल गई थी। और मुझे लगा जैसे कोई घटना अचानक हुई होगी, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, और सब लोग बिना किसी तैयारी के भागती भीड़ के भंवर में फंस गए होंगे। विली कहाँ है? और ये इटालियन? आगे सोचना नहीं हुआ। दरवाज़ा झपाटे से खुला था और मुझे लगा जैसे एक झटके से जॉर्ज मुझसे अलग हो गया। आखिरी लम्हे में, या सबसे दूर के लम्हे में, मैंने कोशिश की उसे अपने से जकड़े रखूं, जैसे यह अपने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, किंतु मेरा सिर सनसनाता हुआ नीचे की तरफ घूम गया। जो हाथ मैंने जॉर्ज को पकड़ने के लिए फैलाया था वह मुड़ता गया। छत न, यह छत नहीं, सिर्फ रोशनी है, एक अजीब ढंग से झूलता हुआ बल्ब, और मेरी बाह मुड़ती गई। डोंट लेट देम स्केप, एक फुदकारती सी आवाज़, फिर वह भी नहीं, और वह एक तख्ते की तरफ काँप रही थी, और उसे मैं देख सकता था काँपते हुए, जैसे वो मेरी बाह न हो, कोई कसता जा रहा है आखिरी बिंदु तक, और वहाँ पहुँचने से पहले ही टूट जाती है समूची देह में। ना, यह पीड़ा नहीं है, पीड़ा की एक सीमा होती है, और उसके परे उसकी पहचान खत्म हो जाती है। आई से लीव हिम अलोन। यह क्या इटालियन की आवाज़ है? मुझे हल्का सा आश्चर्य होता है। मेरे ऊपर झुके हुए चेहरे एक एक कर उठ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता, सिवाय उनकी गर्म सांसों के जो गर्दन को बार बार छू जाती हैं। फिर वह भी नहीं। तुम उठ सकते हो। मैं अपनी बाह को देखता हूँ, वह अब फर्श पर पड़ी है। आश्चर्य है, क्या अब तक मुझसे जुड़ी है? मैं बैठ गया। फिर अनायास मेरे हाथ गालों पर चले जाते हैं। वे गीले हैं, वे आंसू हो सकते थे। इस पैर में इस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। वे बेहुदा ढंग से खुद ब खुद निकल आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। कुछ उस व्यक्ति की तरह जो सुबह अपने बिस्तर को गीला पाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि उसने ही। कुछ पियो। इटालियन मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। विली कहाँ है? मैंने पूछा। वे उसे मार डालेंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसका गला अजीब ढंग से रुंध गया है। क्या कहा था? मुझे अब भी कुछ याद नहीं आता। तुम्हें मालूम है, तुम अगर उसे अपने संग ले जाते तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता? लेकिन जो हुआ, इसे कोई रोक सकेगा? यह कोई भी नहीं जानता। अब मैं जाऊंगा, मैंने कहा। कहाँ? इटालियन दरवाजे के सामने खड़ा था। कहीं भी बाहर। चारों ओर देखा, जॉर्ज कहीं भी नहीं था। मुझे हल्की सी खुशी होती है। बाहर। इटालियन को शायद विश्वास नहीं हुआ। वह शायद निश्चय नहीं कर पा रहा था कि किस सीमा तक मैं पी चुका हूँ, किस सीमा तक वह मुझे गंभीरता से ले सकता है। ये समय नहीं है। मैं बाहर खड़े हैं। सुनो, मैंने बहुत सहज भाव से कहा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सीधे घर चला जाऊँगा। कैसी बात करते हो? इस बार वह एकदम भभक सा उठा। वे जानते हैं तुम विली के संग आए हो। तुम उनसे बचकर नहीं जा सकते। बहस करना व्यर्थ है। वह मानेगा नहीं। बाहर एकाएक कोलाहल बढ़ गया। एक क्षण के लिए टेढ़ी सी उमठन मेरी पीठ पर सरकने लगती है, बर्फ के डले की तरह। इसे मैं पहचानता हूँ। डर है, बहुत शुरू का डर। अपने में बिल्कुल नंगा, बिल्कुल नीरव। मुझे लगा जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। देखो, तुम मुझे एक छोटी विस्की दे सकते हो? मैं कुछ देर तक उसे घूरता रहा, आगे घसीटा। हम दोनों के चेहरे पास थे, लेकिन बाहर के शोर बावजूद मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। तुम जाओगे नहीं? संदेह और अनिश्चय से उसका स्वर एक तनाव में खिंच आया था। मैं पागल नहीं हूँ। वह कुछ देर तक चुपचाप मुझे घूरता रहा। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं नहीं जा सकता, उसने कहा।
एक बारगी जी में आया कि मैं उसके पसीने से लथपथ गोलमोल गदराए चेहरे को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दूं, किंतु मैं वैसे ही मुस्कुराता रहा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे लिए नहीं तो उस विस्की के लिए। तुम मेरा इतना विश्वास नहीं करते? इस बार उसके होठ एक अप्रत्याशित हंसी में फैल गए। उस हंसी में एक विवश निरीहता छुपी हुई थी, मानो वह हंसकर खुद अपने को विश्वास दिला रहा हो कि उसे मुझ पर विश्वास कर लेना चाहिए। वह काउंटर की ओर बढ़ा जहां विभिन्न शराबों और बियर की बोतलें रखी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर मेरी ओर देख लेता। मैं खड़ा रहा। स्कॉच की बोतल उसने काउंटर पर रख दी, फिर मेरी ओर देखा, जैसे हम दोनों के बीच कोई रहस्यमय समझौता हो। हमारा मौन जैसे इन आवाज़ों से बड़ा हो जो लहरों में मनिंद उठती थी, एक दूसरे से उलझी हुई उठती थी, दरवाजे से टकराती थी और फिर अंतहीन अंधकार में बिखर जाती थी। वह ग्लास धो रहा था। पंप से बहता पानी और चमकीले ग्लास पर फिसलती हुई उसकी एक एक बूंद। मैं उन बूंदों को देखता रहा और मुझे बराबर महसूस होता रहा कि मैं उल्टी करूँगा। मैं नंगे कांच पर बहते पानी को नहीं देख सकता। मेरे भीतर एक अजीब सी झुरझुरी फैलने लगती है। मैं आगे बढ़ता हूँ दरवाजे की तरफ। उसकी पीठ अब भी मेरी तरफ थी। पंप के बहते पानी की आवाज़ मेरे दिल के धड़कन को ढकती रही और तब उस लम्हे अचानक मुझे लगा जैसे अब मैं चाहूँ तो भी नहीं मुड़ सकता, जैसे खुद मेरा अपनी टांगों पर अपने पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, जैसे मैं खुद अपने से मुक्त हूँ। और दरवाज़ा खुल गया। दूसरे क्षण में बाहर था, बाहर अंधेरे में, जस्ट टू आउट। मैंने अपने से कहा। वह गर्मियों की एक खुली और नरम रात थी, एक विराट बैनैले जंतु की तरह खामोश, जो दिन भर की थकान के बाद अपनी मांद में समूची देह फैलाकर सो गया हो। पसीना सूख रहा था। मैंने भरपूर सांस ली, एक बार, दो बार। हल्का सा पछतावा होता। मैं विस्की छोड़कर चला आया था। इस समय यदि वह मेरी देह के भीतर होती, मैं फिर सांस खींचता। काश मैं एक सिगरेट पी सकता। मैं बड़ी सड़क छोड़कर एक सकरी लेन में चला आया हूँ। अक्सर गलियों के नुक्कड़ पर सिगरेटों के ऑटोमेशन लगी रहती है। हियर ही इज, द सन ऑफ द विच। मैं रुक जाता हूँ। यह डर नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ। सिर्फ एक ठंडी सी चीज़ मेरी रीढ़ की हड्डी पर फिसल रही है, एक गिलगिली सी छिपकली की तरह तटस्थ। वे वहाँ थे, दीवार से सटी छायाएं आगे सरकती हैं। होल्ड हिम, एक फटी सी चीख, और मैं अचानक पीछे मुड़ गया हूँ। एक सरसराती सी आवाज़ मेरे बगलों के बीच से निकल जाती है। गॉड डैम निगर, वेट, जस्ट वेट। वे पीछे से आया था। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे सिर पीछे की ओर मुड़ता गया। एक क्षण और मैं दो हिस्सों में बंट जाऊंगा। काश मैं उसके चेहरे को देख पाता। हाथ है जो नम है। मैं अपनी कनपट्टियों में सरसराता खून सुन सकता था। मैं थोड़ा सा हिलता हूँ और कुछ आगे की तरफ घिसट आता हूँ। वह भी मेरे संग घिसट आता है। यह कोई अन्य व्यक्ति है। इसने सिर्फ मेरे हाथ जकड़ रखे थे। एक क्षण के लिए मुझे गहरा आश्चर्य होता है। यह क्या है मेरी देह जो इस तरह थरथरा रही है? यू शिटिंग स्वाइन। मैं एक झटके से अपने को खींचता हूँ, लेकिन मेरे बाल उसके हाथ में फंस गए हैं। उसकी नंगी बाँह मेरे मुंह के सामने हिलती है और अनायास मैं अपने दांतों में उसे गड़ा देता हूँ। ओह, लीव इट बगर। एक टूटती सी सांस मुझे हिलता हुआ महसूस कराती है। बार बार, दो बार, और हर बार मैं शराबी सी उसकी बाह पर झूल जाता हूँ। लीव हिम अलोन, यू सन ऑफ अ वाइट होर। क्या यह विली की आवाज़ है? मैं पूरी शक्ति से चीखने की चेष्टा करता हूँ, किंतु सिवा एक भयावह घुर घुर के मेरे आंखों में कोई भी स्वर नहीं निकल पाता। और तब सहसा मुझे लगा उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है और मैं अपने को उठा सकता हूँ। मेरी आंखें खुलती हैं। अंधेरे का एक नीला दरिया मेरे सामने से गुजर जाता है और उसके परे लाल, हरे, गुलाबी धब्बे तिरते जाते हैं। मैंने उन्हें कभी
देखा है, मुद्दतों पहले कभी देखा है, जैसे ये कोई पहचान सा दुःस्वप्न है जिसे मैं दोहरा रहा हूँ शुरू से अंत तक। मुझसे 2 गज के फासले पर वह खड़ा था, गली की दीवार से सटा हुआ। एक क्षण के लिए विश्वास नहीं हो सका कि वह विली है, वही व्यक्ति जिसके संग कुछ देर पहले मैं लॉगर पी रहा था। किंतु क्या वह मुझे पहचान सकता है? और वह ब्लॉन्ड लड़की और जॉर्ज, क्या वे स्मृति के घर से बाहर कहीं रात में डूब गए हैं? हमें यहाँ छोड़कर, जो इस क्षण खुद अपने को नहीं पहचान पाते। सिर्फ 2 गज और बीच का अंधेरा, भीड़, आधा चेहरा और एक लंबा युवक जो विली पर झुका है। विली की कमीज का कलर हाथ में पकड़कर वह उसे दीवार के पास घसीट लाता है। खटाक खटाक वह स्कार्फ फूल जाता है, स्कार्फ जो उस लंबे व्यक्ति के गले में बांध रखा है, रंगीन, उस पर गुलाब का फूल छपे हैं। गुलाब के फूल और खून जो विले के होठों से फिसलता हुआ उसकी गोटी तक बह आया है। एक क्षण के झलमले से सब कुछ उभर आया है, आवाज, पसीना लेने की खट्टी सी गंध और हंसी। और तब वह आया था, एक ठिगना सा व्यक्ति जो अभी तक भीड़ के अंधेरे में छिपा था। उसकी घनी भौहों के बीच छोटी अस्थिर आंखें चमक रही थीं। भौहों के बाल इतने लंबे कि घने होकर उसकी आंखों पर झुकाए थे, कि लगता था जैसे अब उसने अपने चेहरे पर किसी कुत्ते के मास्क पहन रखा हो। वह बहुत ही धीमी कदमों से विली की ओर बढ़ रहा था। कहाँ गई तुम्हारी डार्लिंग? उसने झटके से विली की ठुड्डी के ऊपर उठा दिया। बोलो कहाँ गई? हर बार कहाँ गई कहते समय वह विली के सिर को दीवार पर ढकेल देता था। हर बार विली की देह एक शराब की तरह झूम जाती थी और वे हंस रहे थे। बैश हिम देयर। दूसरे ने अपनी ओर इशारा किया। खटखट सिर की दीवार से टकराने की आवाज, खटखट मेरे दिल की पगली ज्वरग्रस्त धड़कन, पसीने और खून सी लिथड़ी विली की कमीज और एक अनवरत, कभी न खत्म होने वाली खटखट और एक भुतैली सी हंसी। बोलो कहाँ गई? स्पीक अप, स्पीक, यू फिल्दी। हा हा हा। खट खट खट। स्कार्फ में झूलते हुए रंगीन गुलाब के फूल। मुझे अब भी कुछ याद नहीं। सच पूछो तो मुझे यही नहीं मालूम कि मैं स्वयं चिल्लाया था या कोई बाहर की चीख मुझसे सहसा झिझोड़ गई थी। नहीं, आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता कि क्या वह भयावह चीख मेरे गले से निकली होगी। मुझे सिर्फ इतना भर लगा था कि मेरी सांस एक अंधे चमगादड़ की तरह मेरी छाती की दीवार से टकराती हुई बेतहासा फड़फड़ाने लगी थी, और मैंने एक धक्के से उन दोनों हाथों को अपनी गर्दन से छुड़ा लिया जिन्होंने अब तक मुझे रोक रखा था। सिर्फ 2 गज और बीच का अंधेरा। मैं विली की तरफ बढ़ा था। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, उसे छूना चाहता था। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। बीच का अंधेरा, वे ठंड हाथ, और तब वह चीख। मेरा सिर उस दृश्य की व्यक्ति की ठुड्डी से टकराया था जिसने मुझे बीच में पकड़ लिया था। दूसरे हाथ से उसने मेरा चेहरा भींच लिया था। मेरी मुंह उसके कमीज पर घिसटता गया। आई विल टीच यू हाउ टू रन बास्टर्ड। न जाने क्यों मैं अपनी टांगों को बेतहाशा मिर्गी के मरीज की तरह हवा में घुमाने लगा। कुछ नहीं होगा, मैंने सोचा, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। और तब मुझे लगा जैसे अब मैं सांस नहीं ले सकूंगा, किंतु यह गलत था। हर दूसरी सांस पहली सांस की गिरफ्त से अपने को छुड़ाकर ऊपर आती थी और फिर मुझसे चिपक जाती थी, और मैं सोचता था कि यह आखिरी है। लेकिन तीसरी सांस फिर छटपटाते हुए अपने आप को दूसरी सांस के पिंजरे में छुड़ा लेती थी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी सांस पीछे रहकर आखिरी नहीं बनना चाहती थी। और तब एक भयंकर सी खुशी ने मुझे अपने में लपेट लिया, जब मैं अब तक सिर्फ इस लम्हे के लिए जी रहा था, और वह आ गया है। और आने वाली घड़ियों में भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके मानी वो होंगे जो पहले थे। कोई भी डर पहले जैसा नहीं होगा। मैं भूल गया था कि मैं अकेला हूँ, और मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे,
और मैं बच नहीं सकता। उस रात मुझे पहली बार लगा कि अकेला होना ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी नहीं है क्योंकि वे हर जगह हैं और यह मैं जानता था। सिर्फ यह नहीं जानता था कि एक दिन वे मुझे पकड़ लेंगे और वह पहले जैसा आकारहीन नहीं था। वह डर अब वह ठोस था और सीमित था, उतना ही बड़ा जितना मैं हूँ। हम दोनों अंधेरे में जानवरों की तरह सांस ले रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं आखिरी तक अपनी टांगों को इसी हवा में घुमाता रहूँगा। और आह डियर, हाउ फनी इट इज़, हाउ फनी। कोई हंस रहा है। क्या ये मैं हूँ? हंसी जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, घुसे गालियों और फिर वही हंसी। वे मुझे घसीटते ले गए गली के कोने तक। मैं उठने की कोशिश करता हूँ और बैठ जाता हूँ। फिर इच्छा होती लेट जाने की वहीं सड़क पर, लेकिन आंखें बंद करते ही लगता जैसी और चीज़ एक ज्वार की तरह ऊपर उठती है, मेरे टांगों में, छाती में, बाहों के जोड़ों में उठती है और बह जाती है। क्या ये पीड़ा है? और मुझे हल्का सा आश्चर्य होता है कि मैंने ज़िंदगी के इतने बरस बिता डाले और कभी इसे नहीं जाना। लगता है मेरी चेतना ने इस पीड़ा का एक छोर पकड़ लिया है और घिसटती सी जा रही है। कभी सिर्फ चेतना रह जाती है, पीड़ा से अलग। तब लगता है जैसे मानो कुछ खो दिया है। बारिश की शाम है और मैं दोबारा अपने शहर की सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भाग रहा हूँ। एक छोटा सा खोखला मेरे सामने खुल गया है और एक उत्कंठ भयंकर सी आकांक्षा मन में जागती है, उसे छिप जाने की, जैसे उसमें छिप जाने की कि सब कुछ सुलझ जाएगा, सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन यह खोखल नहीं है, ये पीड़ा है जो बराबर से बट गई है मेरी देह के विभिन्न अंगों में। बिल्कुल नए किस्म का दर्द जो अपने में संपूर्ण है, जिसे आज तक मैंने नहीं पहचाना। हाउ फनी इट इज़, हाउ वंडरफुल फनी। बीच बीच में चेतना का पर्दा खुल जाता है और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं हूँ, और मुझे सहसा विश्वास नहीं होता कि मैं बाहर आ गया हूँ, अपने से बाहर, जहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता, अंधेरे से बाहर, जहाँ वे हैं। वह शुरू अगस्त की एक रात थी। वे मुझे गली के एक गंदले खामोश कोने पर छोड़ गए थे। कितनी देर तक मैं वहाँ पड़ा रहा मुझे कुछ भी याद नहीं। बीच बीच में मेरी आंखें खुल जाती थी। एक पतली सी पारदर्शी धुंध के पीछे लंदन का आकाश घिर आता था, फिर आंखें मूंद जाती थी और मुझे लगता था जैसे मैं एक धुंध को छोड़कर दूसरी धुंध में सिमट आया हूँ। कितनी देर ऐसे ही रहा, फिर मैं सतर्क हो गया। पैरों की आहट मेरे पास चली आई थी। मुझे मंद गति से मैं उगने लगा था। शायद यह सपना हो। देर तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि कोई बराबर मेरे कंधों को हिला रहा था। क्या ज़्यादा चोट आई है? नहीं, ज़्यादा नहीं। आंखें खुल गई। मेरे ऊपर जॉर्ज का चेहरा झुका था। लॉगर की हल्की सी गंध मुझे छू गई। न जाने क्यों उस गंध के संग एक दूसरी स्मृति उभर आई। मोत्सार्ट के सेरेनेड की एक बहुत पुरानी ट्यून भी नहीं, महज एक टूटी टहनी सी थिरकन, जिसे कुछ घड़ियों पहले पब में अचानक पहचाना था। तुम यहाँ हो? मुझे मालूम था वे तुम्हें यहाँ लाए हैं। मैं देख रहा था। उसने कहा, विली कहाँ है? लेट हिम गो टू हेल। अगर वह नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। अचानक बड़ी सड़क से आकर कार गुजर गई। हमारी आंखें चुंधिया गई। मेरा ध्यान पहली बार अपनी ओर खिंचाया। कमीज का कॉलर ऊपर से फट गया था। पैंट पर गर्द, धूल और बियर के धब्बे थे और मुझे लग रहा था कि बदन के पसीने से चिपकी मेरी बनियान से एक बोझिल गीली गीली सी भाप निकल रही हो। तुम वापस क्यों आए? मैं भीतर आना चाहता था, तुम लोगों के पास, लेकिन तुम जानते हो। इट इज़ ऑल राइट जॉर्ज। मैंने उसे बीच में ही रोका। मेरे मुंह का स्वाद एकदम कसैला सा हो गया था।
जैसे मैं एक लंबे बुखार के बाद उठा हूँ। पास ही लैंप पोस्ट का पीला दायरा था। मैंने उसके बीचों बीच थूक दिया, बिल्कुल लाल, जैसे पान की पीक हो। यह खून है। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने एक बार फिर थूका। इस बार अपने खून को दोबारा देखने का लोभ संवरण ना कर सका। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? जॉर्ज ने कहा। उसके स्वर में एक बंधी बंधी सी कुंठा थी। वह मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैं चुप रहा और फिर खड़ा हो गया। वे क्षण तक गली की दीवार से मेरा सिर टिका रहा। खट खट खट। अब भी वह आवाज मेरी नसों के बीच फड़फड़ा रही थी। हम चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलने लगे। मेरी जेब में अब भी 2 सीलिंग पड़े थे। अनायास मेरी कांपती उंगलियां उन्हें सहला देती थी। बाहर सड़क पर अगस्त के पत्ते थे। लंदन का धुआं रात के परे गिरता जा रहा था। तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम समझते हो? जॉर्ज ने जबरदस्ती मेरा कंधा पकड़ लिया। इट इज़ ऑल राइट। मैंने उसका हाथ कंधे से अलग कर दिया। काश वह इस समय मेरे संग न होता। हम ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियां उतरने लगे। प्लेटफॉर्म उजाड़ पड़ा था। बेंचों पर इक्के दुक्के आदमी बैठे उग रहे थे। हमारे बिल्कुल पास खंबे की आड़ पर एक जोड़ा दीवार से सटा था। लड़की अपने बालों पर बार बार हाथ फेरती थी। उसके सामने खड़ा युवक एक दबे स्वर में फुसफुसा रहा था। लड़की बार बार हंसने लगती और फिर चौंक कर दोनों ओर देख लेती थी। टिकट खरीदकर हम पास की खाली बेंच पर बैठ गए। तुम लंदन में ही रहोगे? वह चुप रहा। उसकी आंखें बत्तियों के परे अंडरग्राउंड की सुरंग में स्थिर थी। अंधेरी सीली। लगता था सुरंग का अंधेरा ऊपर शहर के अंधेरे से कट गया हो, जैसे गंदले पानी का ठहरा चहबच्चा हो। न जाने विली कहाँ चला गया। विली? मैंने उसे देखा नहीं, उसने कहा। लेकिन तुम बाहर खड़े थे, तुमने अभी कहा था। मैंने कुछ भी नहीं देखा। हम फिर चुप हो गए, किंतु उस चुप्पी में एक बोझिल सा तनाव था, जैसे कोई चीज़ बार बार हमारे बीच आ जाती हो और हम बार बार उसे अलग ठेल देते हो। तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने कहा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। तुम कुछ भी समझो, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं, उसने कहा। डोंट बी सिली, मैंने कहा। तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इस बार उसने मेरी ओर देखा। तुम सोचते हो मैं भाग गया था। उसके होठ कांप रहे थे। डैम इट, आई से डैम इट। उसने मुझे पकड़ रखा था और मैं तुम्हारे पास। इट इज़ ऑल राइट जॉर्ज। ओ नो, ओ नो, इट इज़ नॉट ऑल राइट। वह मुझे जैसे चीख रहा हो। पास के बेंच पर उगता हुआ आदमी उठ बैठा और हमारी ओर देखने लगा। जॉर्ज सुनो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेंच के हत्थे पर उसका चेहरा दोनों हाथों के बीच दबा था और बार बार हिल उठता था। आई वॉज अफ्रेड, टेरिबली अफ्रेड। हम दोनों काँप रहे थे। अफ्रेड। मैं सामने देखता रहा। अंडरग्राउंड का अंधेरा जैसे धीरे धीरे हिल रहा हो, एक पर्दे का मौनिंद जो अभी उठ जाएगा। मैं उस क्षण जॉर्ज से डरने लगा, खुद अपने से डरने लगा। मुझे लगा जैसे मैं अब कभी उसकी ओर नहीं देख सकूंगा। उस क्षण मैं कोई भयंकर चीज कर सकता। मैं उससे बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ भी। किंतु अब हम दोनों एक संग होते हुए भी अचानक अकेले पड़ गए थे और वह रो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। शायद इससे भयंकर और कोई चीज़ नहीं है जब 2 व्यक्ति एक संग होते हैं और यह अनुभव कर ले कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं बचा सकता। जब यह अनुभव कर ले तो बीती घड़ियों में एक भी स्मृति, एक भी क्षण उनको मौजूदा इस गुजरते हुए क्षण के निकट अकेलेपन में हाथ नहीं बटा सकता, साझी नहीं हो सकता। तब हम चौंक गए। दूसरे प्लेटफॉर्म पर वॉरेन स्ट्रीट जाने वाली ट्यूब आ रही थी। जॉर्ज को इसी में जाना था। हमारे आसपास की बेंचों पर उगते हुए लोग सहसा उठ खड़े हुए। ट्यूब की तेजी हेडलाइट पे न्यू एंगटन की उंगली सुरंग के अंधेरे
ज़रा पीछे खिसक गया। सीढ़ियों से कुछ अलग भागते हुए नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे ताकि वॉरेन स्ट्रीट जाने वाली आखिरी ट्यूब को पकड़ सके। जॉर्ज खड़ा हो गया। उसने एक बार भी मुझे नहीं देखा और दूसरे क्षण भीड़ के संग वह भी ट्यूब की तरफ भागने लगा। ट्यूब के ऑटोमेटिक दरवाजे क्षण भर के लिए खुले और भीड़ को अपने भीतर निगलकर दूसरे क्षण ही बंद हो गए। पहियों की भड़बड़ाती आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ती गई और फिर सब पूर्ववत शांत हो गया। सुरंग के जिस अंधेरे को ट्यूब की हेडलाइट ने पीछे खिसका दिया और वह फिर वापस लौट गया। सिर्फ प्लेटफॉर्म की खुली छत के परे न्यू एंगटन की रोशनियां अंधेरे में चुपचाप झिलमिलाती रही। खंबे की आड़ में युवक ने कहा, अगली गाड़ी से, और उसे चूम लिया। लड़की की आंखें मूंद गईं। उसने देखा भी नहीं और मुझे लगा जैसे मुद्दतों से मैंने सिगरेट नहीं पी हो। तो ये था इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। हम जल्द ही लौटेंगे दूसरी कहानी के साथ जिसका शीर्षक होगा धूप का एक टुकड़ा। धन्यवाद।